हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से आरपीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली अपन फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर अपन ने एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ लिया है, आईसीटी पढ़ ली है और अभी अपनी जनरल साइंस की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर लगभग 17-18 क्लासें हो गई है, जिसके अंदर अपन ने बायो का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है और अभी अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है। इसके अंदर जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके अंदर अपन ने जैसे अणु और परमाणु है उसके बारे में तो पढ़ लिया है, और आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज जो अपन ने शुरू की है वो पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले या मुझे और ज़्यादा जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो वो भी आप फीडबैक देके बेझिझक बता सकते हैं। चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन। कि मूलतः रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। कि अगर कोई भी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक जो दोनों गुण हैं वो अगर बदल जाते हैं तो क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है और यही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है यही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय एवं स्थायी होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं जा सकता। जिस अवस्था का परिवर्तन हो चुका है, जैसे दूध से दही बन गया तो इसका मतलब दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो वो क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी ये स्थायी होता है। क्योंकि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता। जैसे लोहे पर अगर जंग लग चुका है तो इसका मतलब वापस वो जंग है वो लोहे में परिवर्तित नहीं हो सकता। दूध का दही में बदलना यानी वापस दही से दूध नहीं बदल सकता। लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज इटीसी का दहन, यानी इन सब का अगर अपन दहन कर दें तो भी क्या होगा, वापिस इनसे लकड़ी नहीं बना सकते, पेट्रोल नहीं बना सकते, डीजल नहीं बना सकते। श्वसन और पाचन के दौरान जो अपनी ऊर्जा नष्ट होती है, भोजन का पकना, पेड़ के पत्ते पीले पड़ना, अगर पत्ते पीले हो गए हैं पेड़ के तो उनको वापस हरा नहीं किया जा सकता अगर नीचे गिर गए हैं वो सब। उसके बाद में अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है। तो जब पदार्थ है वो परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बना लेते हैं तो ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जल यानी H2O बन जाएगा। और अगर कार्बन के दहन से CO2 गैस का निर्माण होता है, बिना बुझे चुने की क्रिया है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पर क्या बनता है, तो संगमरमर प्राप्त होता है। और जो सोडियम है उसके अगर ठंडे जल से अगर क्रिया करवा देते हैं तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। धातु की अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा हुआ है कि धातु की या धातुओं की अम्लों से क्रिया करवाने पर क्या बनता है या कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है, तो ध्यान में रखना आप। उसके अलावा है शर्करा का जल अपघटन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन जाने कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है वो तो कहलाते हैं अभिकारक, और उत्पाद क्या कहलाते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की अगर क्रिया करवा दें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है ये तो क्या है, उत्पाद, और जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है वो क्या है, तो वो है अभिकारक है। समझ गए होंगे कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो तो कहलाता है अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। उसके बाद में अपन देखें रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन। कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अवयवों को उनके प्रतीकों के रूप में अगर लिख दें तो यही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे अपन ने अभी देखा था कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की अभिक्रिया करवा दे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। अब अगर उसको ही अगर प्रतीक में जैसे हाइड्रोजन का H2 लिख दें, आयोडीन का अगर ब्रोमाइड की जगह आयोडीन ले लें तो I2 लिख दें तो 2HI, ये क्या हो गया, प्रतीक रूप में इसका निरूपण हो गया। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया करवाने से क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया।
जैसे कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, तो कोयला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो क्या बनेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब रासायनिक समीकरण है, उसको प्रदर्शित करने के भी तरीके होते हैं कि कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये भी अपन जान ले ताकि पीछे कुछ भी नहीं छूटे, एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाए, चाहे 5 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए अपने, कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक तो वाम पक्ष यानी LHS और एक दक्षिण पक्ष यानी RHS यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में सदैव अभिकारक होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है, सदैव उत्पाद होता है। अभिकारक या उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर प्रत्येक में धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ अभिकारक 2 है, हाइड्रोजन और आयोडीन, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाया अपन ने, प्लस का चिन्ह लगा दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद अभिकारक और उत्पाद है, इनके मध्य तीर का चिन्ह होता है। किसका होता है, तीर का चिन्ह होता है, जिसका सिरा अभिकारक की ओर एवं निशान उत्पाद की ओर होता है। कैसे होता है, जैसे ये कोई तीर का चिन्ह है, ऐसे है, तो इसका जो ये है ये तो कहलाता है सिरा, क्या कहलाता है, सिरा, और जो आगे की ओर है ये कहलाता है निशान। तो ये निशान किसकी ओर होता है, उत्पाद की ओर, और सिरा किसकी ओर होता है, अभिकारक की ओर। तीर पर विशेष परिस्थिति में जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, वोल्टता है, अन्य कोई स्थिति दर्शाई जाती है। जैसे ताप दर्शाना है तो अपन यहाँ ऐसे लिख देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों के साथ छोटे कोष्टक में उनकी अवस्था लिखते हैं। जैसे अगर ठोस होगा तो सॉलिड के लिए S लिख देंगे, द्रव्य होगा तो लिक्विड के लिए L लिख देंगे, गैस है तो क्या लिख देंगे, G लिख देंगे, जलीय है तो क्या लिख देंगे, AQ, एक्वेरियम। उसके बाद में अपन आगे चले इसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण देख लें कि इसके गुण क्या होते हैं, इसकी सीमाएं क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं, विशेष परिस्थितियां आदि का ज्ञान कराती है। किस किस का, कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी है, विशेष परिस्थितियां कैसी है, इन सब का ज्ञान करवाती है। उसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों की मात्रा का ज्ञान करवाती है, कि इस जो भी पदार्थ है उसमें किस पदार्थ की मात्रा कितनी कितनी है। उसके अलावा रासायनिक समीकरण है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि भी बताती है। तो क्या क्या बताती है, क्रियाविधि है, पदार्थों की उपस्थिति की मात्रा है, भौतिक अवस्था है या विशेष परिस्थितियां हैं, इन सब का ज्ञान करवाती है अपने को रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं होती है, कौन कौन सी होती है, कि रासायनिक समीकरण के द्वारा यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। कि कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो हम ये नहीं बता सकते उसके लिए कि भाई इसमें कितना समय लगेगा, और रासायनिक समीकरण से पदार्थों की सांद्रता ज्ञात नहीं होती है। ये दो इसकी सीमाएं हैं, कमियां हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और यहाँ से अपना जो टॉपिक है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि विभिन्न तथ्यों को आधार मानते हुए रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी होती है, इन सब का अपन डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ है वो आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर ले तो इसे कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कोई A पदार्थ है और कोई एक दूसरा B है, ये दोनों मिलकर अगर AB यानी एक उत्पाद बना ले तो ये क्या कहलाता है, संयोजन। जैसे H2 और Cl2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2HCl, 2H2 और O2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O। और जैसे CO कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, इन सब की मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम चैनल, वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप अच्छे से ये सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, इनसे बाहर भी एग्जाम्पल नहीं आएगा। दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये जस्ट संयोजन की क्या है, विपरीत है। इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक है वो टूट कर क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। जैसे उस टाइम तो A+B बन रहा संयोजन में, यहाँ क्या हो रहा है, AB है वो टूट के A+B में विघटित हो जाएगा। जैसे 2H2 है वो टूट के क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2। कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये और एग्जाम्पल है, वो भी देख सकते हो आप। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के वियोजन के कारणों का आधार पर अपघटन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ये 3 टाइप की होती है इसके अंदर, वियोजन के अंदर। उसके बाद में अपन तीसरी देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया धातुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है।
सक्रियता पर निर्भर कैसे करती है कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगी वो धातु कम क्रियाशील को वहाँ से ट्रांसफर कर देगी, वहाँ उसकी जगह ले लेगी। और ये कैसे होती है, तो इनका व्यवस्थित जो सक्रियता की श्रेणी है वो देखते हैं अपन, ये अवरोही क्रम में लिखी हुई है। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पॉलीब्लेडम, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, और इनके बाद में एक Au भी होता है। क्या होता है? Au। अब इनको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे यहाँ मैंने ट्रिक भी लिख रखी है पास में कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद में यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आगे क्या होगा? कौन है आगे आओ, आओ से क्या हो गया? Au। अब ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है कि जैसे ये K यानी पोटेशियम है और एक सोडियम होगा, तो ये पोटेशियम सोडियम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। या जैसे एक जगह एल्यूमिनियम है और एक जगह अगर सोडियम आ गया, तो ये सोडियम है, ये एल्यूमिनियम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये श्रेणी है, इससे एग्जाम्पल से संबंधित जो भी होंगे उनमें सब में काम आएगी। अब जैसे यहाँ एक Au और था, ये सबसे निम्न क्रियाशील है। और अगर इस श्रेणी के अंदर अपन लिथियम को शामिल कर दिया तो ये क्या हो जाएगी? विद्युत रासायनिक श्रेणी बन जाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कम सक्रिय पदार्थ का स्थान अधिक सक्रिय पदार्थ ले लेता है, इसे क्या कहते हैं अपन? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कोई Ab है और एक C है। अब इस Ab के अंदर अगर जो A जुड़ा है वो कम सक्रिय है और C अगर अधिक सक्रिय है तो A की जगह C आ जाएगा, तो Cb हो जाएगा प्लस A। जैसे Zn प्लस CuSO4। अब Cu से अधिक क्रियाशील है Zn, तो ये क्या करेगा? Cu का स्थान ले लेगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे ही Fe और CuSO4, तो Cu से यानी कॉपर से फेरस है वो ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर का स्थान ले लेगा और क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ऐसे ही और भी जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के अवयव है वो परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, ये क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। जैसे Ab प्लस Ad के अंदर क्या हो गया? Cb प्लस Ad। तो ये पदार्थ अपने आपस में स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बना? तो BaSO4 प्लस 2NaCl। या NaI प्लस AgF क्या बना? AgI प्लस NaF। यदि इस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो तो इसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया यानी PPT भी कहते हैं इसको। उसके बाद में अपन 5 नंबर अभिक्रिया है अपनी, वो देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए 2AgCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी तो किस में टूट जाएगी? 2Ag प्लस Cl2। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल है H2O, ये जैसे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। और ये किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे 2AgBr है, ये प्रकाश की उपस्थिति में Hg प्लस Br2 में। और ये किस में काम आता है? तो श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते थे उसके अंदर पहले चलती थी, उसके अंदर ये काम आता था। उसके बाद में 6 नंबर पे देखते हैं अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि या तो प्रबल अम्ल है वो प्रबल क्षार से क्रिया करेंगे, या दुर्बल अम्ल है वो दुर्बल क्षार से क्रिया करके उदासीन या लवण या और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जैसे HCl प्लस NaOH है, ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो NaCl की प्रकृति कैसी है? उदासीन प्रकृति का है NaCl। उसके बाद में HCl है वो KOH के साथ में करेगा तो KCl प्लस H2O। H2SO4 है वो CaOH के होल्टवाइज के साथ में करेगा तो CaSO4 प्लस 2H2O। अब 7 नंबर पे अपन देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है तो यह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इनमें क्या होता है कि जैसे उत्पाद बनता है तो उसके साथ साथ में उष्मा भी मुक्त होती है और उसमें उष्मा का मान भी लिखा होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। जैसे मेथेन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और क्या बनेगी? उष्मा विमुक्त होगी, वहाँ से मुक्त होगी। उसके बाद में देखते हैं इसकी जस्ट विपरीत उष्मा शोषी अभिक्रिया
यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर देखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों द्वारा उष्मा का अवशोषण किया जाता है तो क्या कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं उष्मा की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ लिखा हुआ है, सेम ही रिएक्शन लिखी है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH की होल ट्वाइस, इसकी अगर उष्मा की उपस्थिति में अंधेरे में अगर रिएक्शन कराएं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 में। तो ये और उदाहरण भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अपन 9वीं रिएक्शन देखें, तीव्र अभिक्रिया, कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया अतिशीघ्र जो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है वो क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे AgNO3 की अगर NaCl के साथ में क्रिया कराएंगे तो AgCl प्लस NaNO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तीव्र है। या प्रबल अम्ल की अगर प्रबल क्षार के साथ में क्रिया करा के अपन उदासीनीकरण करना चाहिए तो ये भी बहुत ज़्यादा तीव्र है। जैसे HCl प्लस NaOH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो NaCl प्लस H2O में। उसके बाद में देखिए अपन मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया देख लिए, और उसके बाद में अपन देख रहे हैं मंद अभिक्रिया की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं वो अधिक समय में पूर्ण होती है, अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ वर्ष लगते हैं, ये सब क्या कहलाती है? मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। तीव्र तो क्या होगी? जो अति शीघ्र हो जाएगी, तीव्र गति से होगी, और जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, और ये क्या है? मंद अभिक्रिया। इनका भी उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे संक्षारण है, लोहे पर जंग लगना है, पानी में रखी चांदी का काला होना है, तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों के कारण हरे रंग की परत जमना है, ये सब क्या है? मंद है। जैसे विकृत गंधिता है, रेंसिडिटी, यानी दूध का दही में बदलना है, H2O2 का ग्लिसरॉन की उपस्थिति में विघटन है, ये भी क्या है? मंद है। या पदार्थों का किण्वन है, अंधेरे में H2Cl2 की क्रिया अगर बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया तो कितना टाइम लगा था? 13 वर्ष लगे थे। तो इसका मतलब मंद हो गए ना ये। और अगर उत्प्रेरक के साथ में कराते हैं तो ये थोड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे H2 प्लस Cl2 अंधेरे में करवाया तो क्या बना? 2HCl बना था। उसके बाद में 11 नंबर देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक उत्पाद में एवं उत्पाद पुनः अभिकारक में अगर बदल जाता है तो ये क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान में रखना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक नहीं होता है इसके अंदर। रासायनिक किस में होता है? अनुत्क्रमणीय के अंदर होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया अस्थायी होती है, जो अगर वापस दोनों दिशाओं में चलती है, और ये अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य द्विदिशिक तीर लगाया जाता है, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता कभी शून्य नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करना है, जैसे N2 प्लस 3H2, और ये बनेगा क्या? 2NH3। तो हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। या ओस्टवाल्ड क्रिया है, उसके द्वारा SO3 का निर्माण करना है, तो ये भी उत्क्रमणीय है। जैसे SO2 प्लस O2 क्या बनेगी? SO3 बन जाएगी। अब उत्क्रमणीय हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन अनुत्क्रमणीय। और उससे पहले एक क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो अभी हमने देखिए N2 प्लस 3H2, ये क्या बन गया? 2NH3, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब जो जल का बर्फ में बदलना है या जल का वाष्प में बदलना है, ये सब क्या है? तो ये सब भौतिक परिवर्तन है, ये अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद में अपन देखें नंबर 12 पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इनवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं किंतु उत्पाद पुनः अभिकारकों में नहीं लौटता, तो वो क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रासायनिक परिवर्तन हो गए। ये एक दिशिक होती है, यानी एक दिशा में ही चलती है। जैसे Zn प्लस USO4 क्या बनेगा? तो ZnSO4 प्लस Cu। या Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे लकड़ी है, कोयला है, LNG, CNG, LPG आदि, इन सब का दहन ये क्या है? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ही होता है, जिसके माध्यम से दहन से ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होता है? योग होता है। जैसे कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जिंक में ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो ZnO बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम में ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये इसमें एक तो क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का योग होता है। उसके अलावा इसके अंदर पदार्थों में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी ऑक्सीजन तो जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे H2 है, ऑक्सीजन का तो यहाँ योग है, लेकिन H2 प्लस O2
या हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। जैसे HBr है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस Br2। और क्या होगा इसके अलावा, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ध्यान में क्या रखना है, ऑक्सीजन तो जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे Na है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Mg है तो Mg प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रासायनिक सेलों में एनोड की छड़ है, उस पर होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद में देखिए अपन अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ये जस्ट उसके विपरीत है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाँ। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके अंदर से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा इसके अंदर। जैसे H2 प्लस I2 क्या हो गया, 2Hi, हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ देखो H2 है तो H2 प्लस O2, यानी इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गए। उसके बाद में अपन देखते हैं रेडुक्स, या इसे हम बोलते हैं उपापचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और क्या होता है, अपचयन भी होता है। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, एक साथ होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है, तो अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो तो होगा अपचायक, और जिसका अपचयन होगा वो होगा ऑक्सीकारक। जैसे उदाहरण के लिए Zn प्लस USO4 क्या बनेगा, तो ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि कॉपर है वो अधिक क्रियाशील है, तो इसको सॉरी जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब इसमें क्या हो रहा है, CuSO4 है, उसका तो अपचयन होकर क्या बन रहा है, कॉपर, और Zn का ऑक्सीकरण होकर क्या बन रहा है, ZnSO4, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीकारक तो क्या हो गया, CuSO4, और अपचय क्या हो गया, Zn। ऐसे ही जैसे H2 प्लस O2 है, इसमें जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O। अब इसके अंदर अपचयन किसका हो रहा है, तो O2 का, और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, H2 का। तो यहाँ ऑक्सीकारक तो क्या हो गया, O2, और अपचय क्या हो गया, H2। इसके बाद में अपन दो क्वेश्चन देखते हैं कि Zn प्लस CuSO4 है, इससे Cu प्लस ZnSO4 बन गया। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, आप सबको पता होगा कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया हो गई। कैसे कि यहाँ Zn है, उसने Cu को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया, ZnSO4 बन गया, तो एक विस्थापन तो हो गई। उसके अलावा ये रेडॉक्स भी है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। दूसरा है H2 प्लस O2, ये 2H2 बन गया। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये इसके अंदर देखो आप, दोनों ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है इसके अंदर, तो रेडॉक्स भी हो गई है, और ये संयोजन भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन डी राइट हो गया इसके अंदर। अब इससे संबंधित कुछ पीछे आए हुए क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं अपन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वह तत्व है जिसका अपचयन होता है क्या कहलाता है, तो जस्ट अभी अपन ने देखा है ऑक्सीकारक कहलाता है, कि जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक। दूसरा है प्राथमिक सेल में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो जो प्राथमिक सेल होता है उसके अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो तीसरे में रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है, कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, सही बात है। जैसे दही से दूध बनाते हैं तो नया पदार्थ बन गया। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बना सकते। सी है रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये भी बात सही है कि वापस वो परिवर्तन चेंज नहीं होते। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, नहीं उत्क्रमणीय तो नहीं होते। उत्क्रमणीय कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन। चौथा है ऑक्सीकारक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा हो गया, इसके अंदर Fe2 प्लस से क्या बनेगा, Fe3 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि CH3CH2OH, और इससे बना क्या, तो CH3CHO प्लस H2O। ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से याद कर लेना, ऑक्सीकरण और अपचयन इससे कन्फर्म पूछते हैं। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का इसमें से कौन सा उदाहरण है, तो इसके अंदर एक तो Na, तो इसके अंदर जैसे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा इसके अंदर एक एल्यूमिनियम से Al3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो ये दोनों ही हो गए, तो एक और दो। सातवां है Zn प्लस USO4, इससे बना क्या, तो ZnSO4 प्लस U किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की ये
ये अभी अपन ने देखा था रेडॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। 8वां है गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो गैल्वेनीकरण में कौन सी होती है? जिंक। 9वां क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन अभिक्रियाओं अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है। दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक अभिक्रिया अगर एवं प्रतीप दोनों दिशाओं में, प्रतीप का मतलब है पश्च दिशा है, उन दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसके अंदर दोनों कथन सत्य हैं। 10वां है उपचयन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और धनावेश में वृद्धि होती है। तो उपरोक्त सभी। ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी क्लासें हो उन सब का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में।